भारतीय नौसेना में कार्यरत एक टेक्नीशियन 30 मार्च 2026 की दोपहर के आसपास एक सुनसान जंगल में पहुंचता है। उसके हाथ में एक महिला का कटा हुआ सिर था, साथ ही उसके दोनों हाथ और एक मोबाइल फोन उसके पास होती है। वे जंगल के उस हिस्से में जाता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आए, ताकि उसे कोई देख ना सके। इसके बाद वो जमीन पर उन सभी चीजों को रखता है और आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है। काफी देर तक लकड़ी को जमा करने के बाद वो एक चिता तैयार करता है। चिता बनाने के बाद वो उसे जलाने की कोशिश करता है। जलाते वक्त महिला की आंखें बंद नहीं हो पा रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें खुली हो और वो सब कुछ देख रही है। यह दृश्य उस टेक्नीशियन के मन में डर और बेचैनी पैदा कर देती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। करीब 2 से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद वो किसी तरह महिला के सिर और हाथों को जलाने में सफल हो जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसने केवल सिर और हाथ ही जलाए थे, जबकि शरीर के बाकी हिस्से अभी भी बाकी थे। वे सोच में पड़ जाता है कि आगे अब क्या करे। इतने छोटे हिस्से को खत्म करने में इतना समय लग गया, तो बाकी हिस्सों को खत्म करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। वे घंटों वहीं बैठा रहता है और सोचता रहता है। आखिरकार वो अपने एक करीबी दोस्त को फोन करता है और पूरी घटना बताता है। उसका दोस्त ध्यान से सारी बात सुनता है और उसे शांत रहने की सलाह देता है। वे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं कहता हूं वही करना, वरना स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। टेक्नीशियन अपने दोस्त की सलाह मानता है, लेकिन इसी बीच ये घटना धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। लोग ये सोचकर हैरान थे कि भारतीय नौसेना का एक टेक्नीशियन इतना भयानक अपराध कैसे कर सकता है। तो आखिर वो कौन थी वो लड़की जिसका सर लेके वो जंगल में गया था, और ऐसा उसने क्यों किया? तो चलिए इस पूरी कहानी को हम शुरुआत से समझते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के राजम क्षेत्र का रहने वाला चिन्दाता रविंद्र भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन था। उसकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में थी और ये इंडियन नेवल शिप पर कार्यरत था। साल 2020 में जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब वो अपने परिवार से दूर एक जगह पर फंस गया था। अकेलेपन के दौरान उसने मोबाइल को ही अपना सहारा बना लिया। वो अक्सर मोबाइल पर फिल्में देखता था, वीडियो देखता था और समय बिताता था। इसी दौरान उसने मिंगल डेटिंग ऐप नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए वो नई नई लड़कियों से बातचीत करने लगा। उसका उद्देश्य था कि किसी से बस दोस्ती हो जाए, जिससे वो अपनी दिल की बातें साझा कर सके। इसी दौरान उसकी बातें मोनिका नाम की एक लड़की से होती है। मोनिका भी उससे बात करने में रुचि दिखाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और समय के साथ देखते देखते उन दोनों की दोस्ती गहरी भी हो जाती है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दोनों ने मिलने का फैसला लिया। उनकी पहली मुलाकात एक सिनेमा हॉल में हुई, जहां उन्होंने साथ में फिल्म देखी और काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया। इसके बाद उनकी मुलाकात का सिलसिला जो था वो बढ़ता गया। वो अक्सर पार्क, थिएटर या सुनसान जगह पर मिलने लगे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सके। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। हालांकि उन्होंने अपने परिवार में किसी भी सदस्य को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। समय बीतता गया और साल 2024 में रविंद्र की शादी उसके परिवार की मर्जी से हो जाती है। उसने अब ये बात मोनिका को बता दी और मोनिका को इससे कोई आपत्ति भी नहीं हुई और दोनों का मिलना जुलना उसके शादी के बाद भी जारी रहा। रविंद्र ने विशाखापट्टनम के गाजुकावाद क्षेत्र में कीर्ति अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां पे वो रहने लगा। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। धीरे धीरे मोनिका ने उससे पैसे की मांग करनी शुरू कर दी। शुरुआत में उसने कुछ पैसे दिए, लेकिन बाद में ये रकम अब बढ़ती चली गई। जब रविंद्र ने अपने पैसे वापस मांगे तो मोनिका ने साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा मोनिका ने रविंद्र को यहाँ पे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसने पैसे देने बंद किए तो वे उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगा। ये सुनकर रविंद्र मानसिक रूप से टूटने लगा। वो लगातार तनाव में रहने लगा और बार बार मोनिका को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती। इसी दौरान रविंद्र की शादीशुदा जिंदगी भी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। फिर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और उसके घर में एक नया मेहमान आने की तैयारियां शुरू हो जाती है। जब डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो फरवरी 2026 में उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है, जो कि विजयनगरम जिले के राजम क्षेत्र में ही स्थित था, जहां वो अपनी मां के साथ रहने लगती है। अब रविंद्र अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेला रह गया था। इसी बीच उसकी और मोनिका की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और पहले की तरह ही मोनिका उससे फिर पैसे मांगने लगती है और साथ ही उसे धमकाती भी रहती है कि अगर उसने पैसे देने बंद किए तो वो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। ये दबाव और ब्लैकमेलिंग रविंद्र के मानसिक संतुलन को प्रभावित करने लगती है।
वह अंदर ही अंदर घुटने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। इसी तनाव के बीच 29 मार्च 2026 का दिन आता है। उस दिन रविंद्र मोनिका को फोन करता है और कहता है कि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। वह बताता भी है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है और अगर वो चाहे तो फ्लैट पर आ सकती है। मोनिका इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उस दिन दोपहर करीब 1 बजे के आसपास वो रविंद्र के फ्लैट पर पहुंच जाती है। दोनों लगभग 4 से 5 घंटे तक साथ रहते हैं और इस दौरान वे बातें करते हैं और समय बिताते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जब मोनिका के जाने का समय आता है तो मोनिका एक बार फिर पैसे की मांग करती है। इस बार रविंद्र साफ शब्दों में मना कर देता है। वह कहता है कि अब वो उसे पैसे किसी कीमत पे नहीं दे सकता। वह उसे समझाने की कोशिश भी करता है और कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका परिवार है और अब उसका ध्यान अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे पर है। वह चाहता है कि मोनिका भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और उसे परेशान करना बंद करे, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मोनिका उसकी बातें मानने को तैयार नहीं होती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है और स्थिति हिंसक हो जाती है। दरअसल रविंद्र पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार था। वो पहले ही एक मजबूत चाकू ऑनलाइन से खरीद लाया था। उसके मन में पहले से ही ये विचार था कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो एक बड़ा कदम यहाँ पे उठा सकता है। शाम के समय गुस्सा और तनाव के बीच वो मोनिका की हत्या कर देता है और हत्या के बाद वो स्थिति को संभालने के बजाय और भी भयानक कदम उठाता है। वे सिर को अलग करता है, दोनों हाथों को अलग करता है, पैरों को अलग करता है और धड़ को भी 2 हिस्से में बांट देता है। इसके बाद वो इन हिस्सों को अलग अलग तरीके से छिपाने की योजना बनाता है। वो पैरों और कुल्हे वाले हिस्सों को एक बैग में रख देता है, धड़ को वो अपने फ्रिज के ऊपर हिस्से में छिपा देता है। बाकी जो सर और हाथ होते हैं उन्हें वो अलग से पैक करता है और उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचता है और वहां उन हिस्सों को जलाने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसे लगभग 3 घंटे से अधिक समय लग जाते हैं। किसी तरह वो उन्हें जला देता है, लेकिन इस दौरान वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। उसे बार बार वही दृश्य याद आता है, मोनिका की आंखें जो बार बार उसे जैसे देख रही हो। ये दृश्य उसे अंदर तक डरा देता है और वो घबराहट में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है और इसी हालत में वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और पूरी घटना बताता है। उसका दोस्त ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वे उसे सलाह देता है कि अगर वो इस स्थिति से निकलना चाहता है तो उसे तुरंत पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। दोस्त की ये बात सुनकर रविंद्र के मन में हिम्मत आती है। अगले ही दिन 30 मार्च 2026 को वो गाजुवाका पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां जाकर वो पुलिस अधिकारियों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। शुरुआत में पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद ये मानसिक रूप से अस्थिर है या नशे में है, लेकिन जब पुलिस उसके साथ उसके फ्लैट पर जाती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। फ्लैट में जगह जगह खून के निशान मिलते हैं। फ्रिज खोलने पर उसमें शव के धड़ मिलता है। एक बैग में बाकी शरीर के हिस्से भी बरामद होते हैं और ये दृश्य देखकर पुलिस भी स्तब्ध रह जाती है। पुलिस तुरंत रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और शव के सभी हिस्सों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके साथ ही पुलिस उस जंगल में भी जाती है जहां उसने कुछ हिस्सों को जलाने की कोशिश की थी और वहां से बचे हुए अवशेष जुटाने का प्रयास भी करती है। इसके बाद पुलिस मोनिका के परिवार से संपर्क करती है। उसके पिता वेणुगोपाल को इस घटना की जानकारी दी जाती है। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि उनकी बेटी का किसी के साथ ऐसा संबंध भी हो सकता है। उनका कहना था कि उनकी बेटी एक बैंक में काम करती थी और एक जिम्मेदार लड़की थी। वे आरोप लगाते हैं कि रविंद्र ने उसकी बेटी का शोषण किया होगा और जब उसने विरोध किया होगा तो उसने उसकी हत्या कर दी होगी। उन्होंने इस पूरे मामला की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब ये मामला पूरी तरह जांच के अधीन है। अब सच्चाई क्या है ये पुलिस की जांच और सबूत के आधार पर ही सामने आ पाएगा। लेकिन ये घटना जरूर दिखाती है कि गलत फैसले, छिपे हुए रिश्ते और लालच किस तरह एक भयानक परिणाम तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने रिश्ते और फैसलों में ईमानदारी और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।